सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ यूनिट 1। तो पहले ही मैं 2017 से लेकर अभी तक यानी कि 2022 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको पीवाईक्यू, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से आए थे और हमने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में किया है। जिसने नहीं देखा वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है यूनिट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस। यूनिट वाइज हम कर रहे हैं। एक यूनिट 1 हम कर चुके हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस हम कर चुके हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं। उसमें कुछ लेटेस्ट पीवाईक्यूज बाकी हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो में करवा दूंगी। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले 2023 दिसंबर के पीवाईक्यूज की। तो आपका पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये आपके सामने ऑथर्स हैं एंड उनकी बुक्स हैं, ठीक है, ये उनके लिखे गए वर्क्स। तो आपको बताना है कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक द आंसर। तो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें एंटोनियो ग्राम्स्की की, तो एंटोनियो ग्राम्स्की की फेमस बुक है प्रिजन नोटबुक्स, तो ए का होगा हमारा सेकंड। देन रॉबर्ट पटनाम आएगा। रॉबर्ट पटनाम की बुक है बॉलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। देन माइकल ऑक्सफोर्ड और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की बात करें तो क्योंकि ये इनका आपने ज़्यादातर इनको ब्यूरोक्रेसी के लिए फेमस है वैसे ही, और इनका अगर आप मेरे ने एक वीडियो बना रखा है मैक्स वेबर का, उसमें मैंने ये बुक बताई थी, प्लस वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में क्या बोलते हैं सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यू कैन वॉच दैट मैक्स वेबर का वीडियो इन फिलोसफी ऑफ साइंस वाला प्लेलिस्ट, ठीक है। फिलोसफी ऑफ साइंस एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो। तो इनकी बुक का नाम ये है और इसकी ट्रिक क्या है वो भी आप उस लेक्चर से देख सकते हो। काफी डिटेल्ड वीडियो है मैक्स वेबर की, लेकिन उसके बाद आपका मैक्स वेबर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देन माइकल ऑक्सफोर्ड जो हमारे हैं कंजर्वेटिव थिंकर, और इनकी बुक है ऑन ह्यूमन कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इसमें पूछा गया इनमें से कौन से फेमिनिस्ट थिंकर नहीं है। कैरोल पैटमैन, मार्था नस्बम और जूडिथ बटलर, ये तीनों जो है फेमिनिस्ट थिंकर हैं, लेकिन सुजान सोंटैग फेमिनिस्ट थिंकर नहीं है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो सुजान सोंटैग क्या है, वो एक एसे हैं, कल एसेइस्ट हैं, जो मतलब ऐसे लिखती हैं, रिनोन्ड एसेज इनके ऊपर काफी सारे हैं। कल्चरल क्रिटिक करती है, मतलब कल्चर के ऊपर इनका ज्यादा काम है, और लेकिन उनका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे कुछ काम नहीं है। तो इस बार जैसे इससे क्वेश्चन आया तो इसी से रिलेटेड घुमा के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका कल्चर वाला कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप सुजान सोंटैग कर सकते हो। इस और इन्होंने एस्थेटिक आर्ट, कल्चर, इन सबको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। वेरेस जो कैरोल पैटमैन के अगर देखें, मार्था नस्बम और जूडिथ बटलर, ये हम फेमिनिस्ट थिंकर में पढ़ते हैं और इसमें हम जेंडर, पावर, इक्वालिटी जैसे इश्यूज के ऊपर ये तीनों थिंकर्स काम करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप दो दो तीन तीन लाइनें अलग से पढ़ सकते हो। देन व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म। फिलोसफिकल एनार्किज्म से रिलेटेड आपको ये 4 स्टेटमेंट पढ़नी है और इसमें आपको पता करना है कि कौन सा मेन आर्ग्यूमेंट है। तो कोई एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होगी और बाकी 3 गलत। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि इसमें ABC या CD लिखा हुआ है, आपको कोई एक स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिलोसफिकल एनार्किज्म जो है उसका मेन मतलब ये होता है कि कोई भी जो स्टेट है वो ना हो और उसके पास कोई अथॉरिटी ना हो। मतलब अगर स्टेट एग्जिस्ट भी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो वो अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, वो हमें गवर्न ना करे। तो ये होता है फिलोसफिकल एनार्किज्म का मेन मीनिंग, ठीक है। तो जिसको नहीं पता था कि क्या होता है अराजकतावाद और फिलोसफिकल, दार्शनिक बोल सकते हो आप इसको फिलोसफिकल को, तो दार्शनिक अराजकतावाद क्या है, तो जब किसी भी राज्य के पास अथॉरिटी ना हो, वो फिलोसफिकल एनार्किज्म है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी 3 इससे रिलेटेड नहीं है, इस आइडियोलॉजी या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बाकी 3 स्टेटमेंट नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि फिलोसफिकल एनार्किज्म जो है पॉलिटिकल फिलोसफी की एक ब्रांच है और ये बहुत स्केप्टिकल यानी होता है डाउटफुल होते हैं, हर चीज को मतलब शक के बिना पे देखते हैं, और इवन स्टेट को एलिमिनेट करने की बात करते हैं। स्टेट को क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं, ताकि उसके पास अगर स्टेट होगा तो वो अथॉरिटी जमाएगा, गवर्न करेगा, इसलिए स्टेट ना ही हो तो बेहतर है। देन इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एनी एक्शन और डिजायर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई अथॉरिटी हो या कुछ हो वैसा उसके लिए हम कोई एक्शन परफॉर्म करें, वो उनके लिए इतना जरूरी नहीं है। लेकिन उनके लिए अथॉरिटी होगी तो उनको ऑब्लिगेशन होगा, वो ड्यूटी होगी कि हाँ ये अथॉरिटी है और हमें इसको ओबे करना है। तो मेन कंसर्न उनका ये है कि हमें किसी को ओबे ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर जब वो बोलते हैं कि कोई भी स्टेट ना हो और स्टेट के पास अथॉरिटी ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अथॉरिटी के खिलाफ है, इसका मतलब ये है कि वो किस चीज के खिलाफ है, उसको ओबे करने के, उसके लिए ऑब्लाइज होने के लिए कि भाई हाँ अथॉरिटी है तो हमें इसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, इसको ओबे करना पड़ेगा। तो वो ये नहीं चाहते, और बिकॉज वो ये नहीं चाहते इसलिए वो अथॉरिटी भी नहीं चाहते, ठीक है।
एंड दैट द स्टेट और एनी इंडिविजुअल हैज द राइट टू कमांड। और कन्वर्सली अगर देखा जाए तो वो ये भी नहीं है कि किसी भी इंडिविजुअल या स्टेट के पास राइट टू कमांड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो राइट टू कमांड के खिलाफ है, स्टेट के पास अथॉरिटी हो उसके खिलाफ है, प्लस वो ओबे और किसी को जबरदस्ती ऑब्लाइज ना होना पड़े, मतलब जबरदस्ती फॉलो ना करना पड़े उनको, वो उसके भी खिलाफ है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है फिलोसफिकल एनार्किज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट द स्टेट इनफैक्ट हैज, दैट नो स्टेट इनफैक्ट हैज अथॉरिटी। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस बुक CST, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार ये बुक याद कराई है, SC से मैंने आपको याद कराई थी। S से क्या है हमारा, S से सोशलिज्म और C से कैपिटलिज्म। तो ये आपकी बुक में भी नाम आ रहे हैं इसी के पहले दो लेटर्स, ठीक है। तो ये है जोसेफ स्कम्पीटर की बुक, ठीक है। बहुत इजी बुक है, बहुत बारी पेपर में आई है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक इनोवेशंस के ऊपर और बिजनेस साइकिल्स के ऊपर इनका बहुत काम है। और इम्पोर्टेंट बुक इनकी सोशल थ्योरी, सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स पे है। और ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो अगर कोई ऐसा कभी स्टेटमेंट भी आ जाता है तो आपको एक बुक से सिर्फ, अगर आपको बुक का नाम याद है तो अगर उस स्टेटमेंट में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म जैसे वर्ड है और ऑप्शन में जोसेफ स्कम्पीटर है तो आप उसको मार्क कर सकते हो, है ना। और वेल्थ ऑफ द नेशंस एडम स्मिथ की जो बुक थी, ठीक है। और मार्क्स की जो कैपिटल बुक थी, द कैपिटल या दास कैपिटल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे दास कैपिटल या कैपिटल की बात हो रही है। तो आफ्टर मार्क्स और एडम स्मिथ जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे थिंकर आते हैं वो जोसेफ स्कम्पीटर आते हैं इन फील्ड्स ऑफ सोशल साइंसेस। तो सोशल साइंसेस में तीनों बुक जो सोशलिज्म से रिलेटेड बहुत फेमस है, और इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के लिए जो फेमस बुक्स है उसमें थर्ड नाम, तीसरा नाम जोसेफ स्कम्पीटर का आता है। अब बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन देयर थ्योरेटिकल सीक्वेंस, कौन सी थ्योरी पहले आई फिर क्या आया, ठीक है। मतलब क्या पहले क्या इवेंट्स हुए बेसिकली, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट में आपको बताना है कि मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ते हो बेसिकली मार्क्स का। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से क्वेश्चन आया था कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। और फिर आप लास्ट में आपको पता है क्लासलेस सोसाइटी आ गई थी, फिर से कम्युनिज्म आया था। शुरू में क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो अगर आपको वो साइकिल याद है तो आपको ये लाइन वाइज लगाने हैं। तो ये रही आपकी स्टेटमेंट। आप एक पेज ले सकते हो और पेज में अपने हिसाब से आंसर लगा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके आप अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हो कि जो मैंने आंसर मार्क किया क्या वो सच्चे में यही था कि नहीं। सो हम करेक्ट आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज EDCAB, ठीक है। अब आपने देख लो, आपने जो लिखा था वो आपने यही लिखा था या आपने ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज कर दिया था। तो ऑब्वियसली सबसे पहले फ्यूडलिज्म आया था। तो जिसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म नहीं पता तो इस क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का या मार्क्सिज्म थ्योरी का, ठीक है। तो स्टीम मशीनरी एंड द मेकिंग ऑफ मशीन्स बाय द मशीनरी ट्रांसफॉर्म द ओल्डर मैन्युफैक्चर, जो कि फ्यूडलिज्म के अंदर होता था। फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते थे, मशीन्स बनाते थे, स्टीम मशीनरी वगैरह होती थी। लेकिन जब फ्यूडलिज्म के बाद क्या आया, मॉडर्न इंडस्ट्री आई, और इसकी वजह से सबसे पहले फ्यूडलिज्म से क्या आया, कैपिटलिज्म। उससे भी पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद आता है फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म। तो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर था सोसाइटी का जब कैपिटलिज्म आया तो उसमें क्या हुआ, रूलिंग क्लास आई बुर्जुआजीज की, जो कि this represent the establishment of bourgeoisie as the ruling class under capitalism। तो फ्यूडलिज्म के बाद जब कैपिटलिज्म आया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत होगी तो कैपिटलिज्म आएगा और बुर्जुआजीज क्लास आई यानी कि रूलिंग क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज कौन सी आती है, जब रूलिंग क्लास आ जाती है तो जो अब आता है हमारा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मोर एंड मोर ट्रांसफॉर्म्स द ग्रेटर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब जब बुर्जुआजीज क्लास आई तो जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में ट्रांसफर होने लगा। बहुत मतलब कैपिटलिज्म जो था वो अपनी चरम सीमा पे एक तरीके से पहुंचने लगा इनटू प्रोलेटेरियंस। और प्रोलेटेरियंस कौन थे, वर्किंग क्लास जो इनके लिए काम करते थे। इट क्रिएट्स अ पावर दैट इट फोर्स टू अकम्प्लिश अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिज्म। तो जब ये बहुत अपनी पीक पे पहुंच गया और ज्यादा से ज्यादा लोग, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इससे हार्म होने लगी, उसको इस पे मतलब इम्पैक्ट होने लगी कैपिटलिज्म से, तो उन्होंने कोशिश किया प्रोलेटेरियंस ने कि हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, पूंजीवाद के अगेंस्ट हम रेवोल्यूशन करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रोइंग प्रोलेटेरिएट क्लास अंडर कैपिटलिज्म एंड द इम्पेंडिंग रेवोल्यूशन। तो बेसिकली हमारा जो थर्ड स्टेज था उसमें प्रोलेटेरिएट क्लास आई कैपिटलिज्म के अंदर और इम्पेंडिंग रेवोल्यूशन, ठीक है।
इम्पेंडिंग रेवोल्यूशन का मतलब है कि रेवोल्यूशन शुरू हो गया। फिर रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ क्लास स्ट्रगल हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्लास स्ट्रगल वाला फेज था। तो प्रोलेटेरिएट ने सारी पॉलिटिकल पावर, रेवोल्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, सीज मतलब क्या होता है, कैप्चर करना। तो प्रोलेटेरिएट्स ने रेवोल्यूशन किया, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो स्टेट प्रॉपर्टी थे उस उन्हें सॉरी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थे कैपिटलिस्ट की, बुर्जुआजीज की, उसको उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया। एंड दिस रिप्रेजेंट द प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। अब यहाँ पे कैपिटलिज्म की कहानी खत्म होती है और सोशलिज्म आ जाता है। ठीक है, सोशलिज्म आ जाएगा, वेलफेयर स्टेट आ जाएगा, और फाइनली जो प्रोलेटेरिएट है वो अबॉलिश हो जाएंगे, और सारे क्लास रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे। सारे जितने आपस में दो दो क्लासेस थी, हैव्स और हैव नोट्स की जो क्लासेस थी, उनके बीच में जो दूरी थी या एनिमीशिप थी, बेसिकली एंटागोनिज्म मतलब था एनिमीशिप। ठीक है, कि एक दूसरे के बीच में जो वो दुश्मन बने हुए थे एक दूसरे के, वो खत्म हो जाएगा। स्टेट जो है स्टेट्स के द्वारा अबॉलिश कर दी जाएगी, स्टेट भी खत्म हो जाएगा, और एक फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिज्म आ जाएगा, जहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन भी खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी, जो कि आखिरी स्टेज है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था। Now coming to the next question, which of the following observations are correct about deliberative democracy? deliberative democracy हमने 2022 के पेपर में भी किया था, तो आपको मैंने वहाँ पे मीनिंग भी समझा दिया था। अब आपको बताना है डेलिब्रेटिंग मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता देती हूँ। विचार विमर्श वाली लोकतंत्र, विचार विमर्श करना, जहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, नेगोशिएशंस होता है, लोग बातचीत से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं। अब आप खुद ये स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो। सो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक नॉर्मेटिव आइडियल है जिसमें फ्री और इक्वल सिटीजन जो है पब्लिकली अपने रीजन के बेसिस पे आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और अपने रीजंस को, यानी कि अपने आइडियाज ही होगा एक तरीके से। ठीक है, जो उनके तर्क वितर्क है, तर्क वितर्क वाला, विचार विमर्श वाला जो इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो उसमें आप आइडियाज को शेयर करते हैं, और ये नॉर्मेटिव होता है। ठीक है, नॉर्मेटिव यानी कि ऐसा होना चाहिए। विचार विमर्श कर रहे हो तो आप बोल रहे हो ना कि हाँ काश ऐसा होता, आइडियाज लगाते हो, तो फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग करते टाइम डिस्कशन कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, विमर्श। ठीक है, यानी कि रीजन लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, तो ये सही है। दूसरा, दे डू विद अ व्यू टू रीचिंग अ कंसेंसस। और जैसे मैंने बताया कि कंसेंसस तो होता है, नेगोशिएशन का मतलब ही यही है कि आप एक मत पे आओगे। ठीक है, कुछ बातें वो आपकी मानेंगे, कुछ आप इनकी मानोगे, और मत एक कंसेंसस फॉर्म करोगे। तो कंसेंसस कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो बी भी सही है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है जो सेंट्रल क्लेम है, मतलब जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का सेंट्रल क्लेम यानी कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, पॉलिटिकल डिसीजन और जो सिस्टम है वो लेजिटिमेट होते हैं, इवन इफ इट कैन नॉट कमांड फ्री एंड रीजनड एग्रीमेंट अमॉन्ग इक्वल्स। अगर चाहे एक एग्रीमेंट हुआ है, मान लो ए और बी पर्सन के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर उस एग्रीमेंट में रीजन नहीं है, ठीक है, आप और लॉजिक नहीं है, ठीक है, और आपने उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट जो है लेजिटिमेट यानी कि लीगल माना जाएगा। वो पॉलिटिकल डिसीजन लीगल माना जाएगा, चाहे उसमें किसी का मत नहीं है, चाहे उसमें किसी का रीजन नहीं है। ठीक है, चाहे आपने उसमें फ्रीली आप उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, तो ऐसा। तो ये तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के एकदम विपरीत बात बोल रहा है। ठीक है, एंटी है ये, तो ये जो सी ऑप्शन है, तो ये सी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, और हमसे करेक्ट पूछी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए और बी अभी तक हमारी करेक्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं डी स्टेटमेंट। तो डी स्टेटमेंट कहता है ये प्रैक्टिकल कंसेप्शन है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लाइफ की बात होती है विद पार्टीशन, रेबलनेस एंड मेसी कॉम्प्रोमाइजेस। मेसी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते पहली बात, और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें मेसी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते, और यहाँ पे आई गेस एक लाइन मिसिंग है, अभी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सो अगर ये डी ऑप्शन देखे तो नहीं, ये लाइन ठीक ही है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस का ये बोल रहा है कि मेसी कॉम्प्रोमाइजेस ऑफन कन्फर्म्स टू, यानी कि यहाँ पे इसके टू के आगे ये वाली लाइन आई कि, ठीक है, इसको मतलब लिखने का तरीका मतलब अलग है थोड़ा सा बस। और ये इनकरेक्ट है क्यों, क्योंकि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उसकी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लाइफ का। जब हम राइवलरीज की बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस की बात करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आपका आप इसका मतलब विचार विमर्श कर रहे हो। नेगोशिएशन करना अलग बात होता है, कॉम्प्रोमाइज करना अलग बात होता है, कॉन्सेंसस बनाना अलग बात है। तो ये इसका नेगेटिव टर्म यूज हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन जो है फेयर होने चाहिए, रीजनेबल डिस्कशन के बेसिस पे होने चाहिए। जो आप डिस्कशन डिबेट्स कर रहे हो, इवन डिस्कशन डिबेट्स भी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं। देन ई ऑप्शन जो है वो सही है कि डेलिब्रेटिव आइडियल इज पावरफुल मोरल इंट्यूशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रूली डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। तो एक सच्चे मायने में ये लोकतंत्र का एक संगठन या समिति है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी,
जो कि हमारे मोरल इंट्यूशंस को बताता है, और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी मोरल इंट्यूशन पे बेस्ड होता है अबाउट द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। क्योंकि जब आप डिस्कशन डिबेट्स करोगे, किसी मुद्दे पे पहुंचोगे, विचार विमर्श करोगे, तो आप चाहोगे ना कि वो मोरली हो वो सारी चीजें, ठीक है, और ये आपका मोरल दायित्व बनता है कि आप सबकी सुनो, ठीक है। तो ये पावरफुल मोरल इंस्टीट्यूशन है, या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन है, और आपको इसको क्रोनोलॉजी में ये जो स्टेटमेंट्स है वो अरेंज करनी है, ठीक है, कि पहले कौन सा आया, फिर क्या आया, फिर क्या कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। बेसिकली आपको इसमें ग्रामर भी आपका चेक हो जाएगा कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन आपको करना आता है कि नहीं, ठीक है। चाहे आपको सिविल सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो कि हाँ एक पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। जैसे कि आपका SSC CGL या फिर बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी EPFO का एग्जाम होता है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जिसमें चेक होती है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने किसी में दिया होगा तो आपको पता होगा, बाकी सिविल सोसाइटी का भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। एक पेपर में सोचो कि आपके अकॉर्डिंग क्या सीक्वेंस होना चाहिए इन स्टेटमेंट्स का। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है PYQ सॉल्व करने का, सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्योंकि अगर जब तक आप इसमें एनालिटिकल अपना अप्रोच यूज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कि हाँ ये कैसे होना है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, मतलब आप खुद से प्रैक्टिस करने की आदत नहीं बनेगी, फिर आप स्पून फीडिंग वाला ही रह जाओगे, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज EBACD, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम किसकी बात करते हैं, उसके ओरिजिन की। तो ये कॉन्सेप्ट सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इनलाइटनमेंट के टाइम पे आया था यूरोप में 17 और 18 सेंचुरी में। अब इस पे ध्यान मत दो कि पहला क्या आया फिर क्या आया, अब इस पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान दो कि सिविल सोसाइटी होता क्या है, सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज कहाँ से हुआ। तो यहाँ से आपके फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। फिर ये जो कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म का पार्ट था, दैट अरोज विद जॉन लॉक एंड वाज सेलिब्रेटेड बाय स्कॉटिश इनलाइटनमेंट। सो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जब जॉन लॉक के आइडियाज हम आते हैं, ठीक, जॉन लॉक के आइडियाज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो उस कॉन्सेप्ट के जब ये कॉन्सेप्ट आया था तब सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था वो और ज्यादा पॉपुलर हुआ था। फिर इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम सोसाइटी एंड एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड पर्पस। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सिविल सोसाइटी की, पहले आपको बता दिया ओरिजिन कब हुआ, फिर आपको बता दिया ये पॉपुलर कब हुआ आइडिया, फिर उसके बाद बता दिया कि सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन। तो ये हो गया आपका लिंक हो रहा है, मतलब एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है पूरा जो भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मतलब लोग एक साल मिलकर सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं। ये सिविल सोसाइटी किससे बनती है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है जो सोसाइटी से ही निकलती है। सोसाइटी जो हमारा समाज है, समाज में से ही सिविल सोसाइटी का एक निर्माण होता है, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस या लिमिटेड पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। उनका कोई एक मेन कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए सिविल सोसाइटी बनाई जाती है। सिविल सोसाइटी जो है लार्जर सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये पूरी सोसाइटी नहीं है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है उसके अंदर सिविल सोसाइटी एक उसका पार्ट है, जिसमें हमारा जैसे सोसाइटी में क्या क्या आता है, सोसाइटी में फैमिली आती है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो वैसे सोसाइटी में सिविल सोसाइटी भी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हीगल और मार्क्स की राइटिंग में मिलता है 19th सेंचुरी में। तो यहाँ पे हीगल और मार्क्स ने सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था वो और ज्यादा फर्दर डेवलप किया था। बेसिकली सिविल सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप हो सकता है, कोई प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो, ठीक है, कॉमन मुद्दा हो, ठीक है, उसको कोई कॉमन प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए वो जब एक कम्युनिटी एक साथ आती है, ठीक है, तो वो सिविल सोसाइटी होती है। वो मार्केट का हिस्सा नहीं होती, वो सोसाइटी स्टेट का हिस्सा नहीं होता, वो फैमिली का हिस्सा नहीं होता। सिविल सोसाइटी एक अलग ग्रुप की तरह काम करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने आई होप ये सारी आइडियोलॉजीज पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म तो पढ़ाया ही था, ठीक है, और कुछ हद तक कम्युनिटेरियनिज्म भी था कि कम्युनिटी का पार्ट जब होता है एकदम लिबरलिज्म के विपरीत की बात करता है। तो आपको बस ये इसको मैच करना है कि कौन सी जो थीम है या कौन सा जो सेंटेंस है वो किस आइडियोलॉजी से मैच हो रहा है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक द आंसर। सो हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे। तो वैसे एनटीए ने इसमें आंसर की में अपना आंसर गलत दिया था, इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि ए का 3 है, यानी कि लिबरलिज्म जो है वो बात करता है मोरल कंसर्न फॉर वन अनदर एज अ फ्री एंड इक्वल
सिटीजन्स, क्योंकि लिबरलिज्म क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, उसको प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करना। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। और जो लिबरल्स है वो हमेशा बोलते हैं कि हम फ्री है, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो हम फ्री है और इक्वल सिटीजन्स है, ठीक है। तो ये अपना मोरल कंसर्न भी इसमें, क्योंकि मोरालिटी और रीजनिंग वगैरह भी लिबरलिज्म का एक पार्ट है। देन लिबरल्स जो है वो बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत जरूरी है इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट? हार्म से, कि उनको कोई नुकसान ना हो। और गवर्नमेंट का इकलौता काम है कि गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन पोज अ थ्रेट टू लिबर्टी। तो लिबरलिज्म ये कभी नहीं कहता कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो स्टेट को नेसेसरी इवल मानता है कि स्टेट होगा, लेकिन वो बस हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होगा और हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। बी कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म से एक वर्ड निकल के आता है कॉमन या कम्युनिटी, ठीक है। तो कॉमन वर्ड इस बी का ऑप्शन होगा 1, दैट इज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन मीनिंग। और किस पे कॉमन मीनिंग या हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग या शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग किस बेसिस पे पता चलती है? हमारे हिस्ट्री पे, कल्चर पे और वर्ल्ड व्यू पे, ठीक है। तो हमारा एक शेयर्ड कल्चर होता है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है, हमारे कॉमन कुछ जो चीजें होती है आपस में, जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है जिसको जो हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारी इतिहास सेम रहा हो, हम सेम स्टेट से बिलोंग करते हो तो हम उसको और रिलेट कर पाए, हमारा कल्चर सेम हो, हमारा वर्ल्ड व्यू यानी कि हमारा सोचने का तरीका सेम हो, तो वो कम्युनिटेरियनिज्म होता है। और कम्युनिटेरियनिज्म में वही लोग आते हैं, ऐसी कम्युनिटी आती है बेसिकली जो सेम कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर से बिलोंग करती है। तो ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच का कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। लिबरलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल अपने आप में सक्षम है, सब अकेले अकेले रहो, इंडिविजुअल फ्रीडम। वो कहता है नहीं, इंडिविजुअल भी तो कम्युनिटी का पार्ट है, आप इंडिविजुअल को कम्युनिटी से कैसे अलग कर सकते हो? जो भी काम इंडिविजुअल करेगा कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे भी होगा। तो हमें कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना है और कम्युनिटी का रोल बहुत जरूरी होता है इंडिविजुअल्स को शेप करने में, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग को। इंडिविजुअल जो भी एक्शंस कर रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते जैसा लिबरलिज्म कर रहा था। इसलिए कम्युनिटेरियनिज्म लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज भी करता है। देन लिबरल नेशनलिज्म, अब यहाँ पे नेशनलिज्म वर्ड आ रहा है तो सी का 4, और ऑप्शन में एक ही जगह नेशनैलिटी वर्ड यूज हो रहा था, तो यहाँ ही आएगा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है कि शेयर्ड नेशनैलिटी, ठीक है, और बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। यहाँ पे शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग आएगा, यहाँ पे शेयर्ड नेशनैलिटी आएगा, कॉमन हिस्ट्री हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, कॉमन कल्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑल्सो इसको हम सिविक नेशनलिज्म भी बोलते हैं। एक और चीज आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि लिबरल नेशनलिज्म को हम सिविक नेशनलिज्म भी बोलते हैं। ये एक नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयवाद का एक ऐसा तरीका है जो नॉन एक्सोफोबिक फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में बिलीव करता है। अब नॉन जीनोफोबिक का क्या मतलब है? जीनोफोबिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी के रेस को लेकर, किसी की एथेनिसिटी को लेकर जब आपको बहुत डर होता है और आप उससे ना घृणा करते हो और उसको मतलब गलत तो नहीं, मतलब उसको घिन की नजरों से देखते हो कि यार ये तो ब्लैक है, यार ये तो छोटी जात से बिलोंग करता है, ये तो दूसरी कास्ट का है, ये तो फॉरेनर है, तो इससे मुझे बात नहीं करनी, मैं अपने आस पास के लोगों जो मेरी कैटेगरी के हैं उनसे बात करूंगा। तो वो होता है जेनोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है? उनमें एक डर होता है, ठीक है, बेसिकली। और जो स्ट्रेंज लोगों को लेकर, जो उनके जैसे नहीं दिखते या उनके जैसे कपड़े नहीं पहनते, तो स्ट्रेंज लोगों की तरफ वो हीन भावना से देखता है, तो उनको बोलते हैं जेनोफोबिक। और नॉन जेनोफोबिक एकदम इसका उल्टा, कि सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो ये होता है लिबरल नेशनलिज्म में, कि ऐसा सिविक नेशनलिज्म जिसमें आप नॉन जेनोफोबिक हो, आप दूसरों को घृणा की नजर से नहीं देख रहे हो, आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। और ये इसमें लिबरल वैल्यूज कौन कौन सी होती है ऐसे राष्ट्रवाद में? फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स। तो ये सारी मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ पहले। देन लास्ट बचा हमारा मल्टीकल्चरलिज्म, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया था प्रीवियस पीवाईक्यूज में। पहले जो मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं, 3 पार्ट्स बनाए थे ना इसके, उसमें। तो नो नीड फॉर मेंबर टू शेयर अ कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड व्यू, लैंग्वेज और वैल्यू सिस्टम। क्यों नहीं है भाई कॉमन कल्चर को शेयर करना जरूरी, हिस्ट्री को शेयर करना? क्योंकि जब आप किसी एक वो उसमें फंस जाते हो, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन में, कि यार अब इसके बाहर नहीं जा सकते। तो मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जिसका कॉमन कल्चर होगा, कॉमन हिस्ट्री होगा, वो ये कम्युनिटी का पार्ट बनेगा? आप क्यों दूसरे कल्चर को अपना पार्ट नहीं बनाते? आप ऐसा करो ना कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ जिसमें हर कल्चर के लोग हों, ठीक है। तो ये कम्युनिटेरियनिज्म के भी 2 कदम आगे जाके बोलता है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हम एक समाज का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन हम हमारा समाज कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें सिर्फ एक ही कल्चर, एक ही हिस्ट्री के बिलोंग वाले लोग एक साथ रह रहे हो।
ठीक है। तो हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना, एक्नॉलेज करना, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कम्युनिटी का पार्ट होने की जो कोई कॉमन कल्चर पे बिलोंग करता हो। आपको एक पूरा एक बड़े लेवल पे आप उसको समझो। सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से थिंकर्स हैं जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन है और इनमें से कोई 3 ऑप्शन करेक्ट है जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड या थिंकर्स है, एडवोकेट्स है, उसके मतलब सपोर्टर्स है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के, ठीक है। सो पहले तो पता करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स है उनका पार्टिसिपेशन होता है हर एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक, सोशल। तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब एक्टिव सिटीजन्स है बेसिकली और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। सो इनमें से कौन कौन से थिंकर है, तो पहले आप ये ऑप्शंस देख सकते हो and you can choose the correct answer from this. The correct option is A, C and E. These three thinkers belongs to participatory democracy. बाकी आयन शिपैरो एंड जर्गन हेबरमास पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है। फिर ये किससे रिलेटेड है, तो हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड, और एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। तो पहले तो कैरल पैटमैन जो है उनकी जो फेमस बुक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। देन आयन शिपैरो जो गलत ऑप्शन था, वो क्यों गलत था, बिकॉज ये डेमोक्रेटिक थ्योरी को तो सपोर्ट करते हैं पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है। ये इनका प्राइमरी फोकस किससे है, इनका प्राइमरी फोकस है ऑन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन इट्स पोटेंशियल टू लिमिट डोमिनेशन rather than ऑपरेशन एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन। सो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मेन एम क्या होना चाहिए, डोमिनेशन को लिमिट करना। कि मतलब जितना भी डोमिनेशन हो रहा है, अगर कोई दूसरी कंट्री हम पे डोमिनेट कर रही है, या फिर अगर कोई स्टेट ही है, चाहे गवर्नमेंट है, वो डोमिनेट क्यों ना कर रही हो, ठीक है, उसमें डेमोक्रेसी, अगर वहाँ पे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का काम हमेशा ये होगा कि स्टेट को, गवर्नमेंट को, या आउटर कोई स्टेट है अगर वो डोमिनेट कर रही है उसको रोकना, क्या करने से, डोमिनेट करने से, ठीक है, rather than its operation. Operation is a system of participation. यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, rather than assuming its operation as a system of participation. तो एन शिपैरो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे वो एक और वर्ड यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिसिपेशन करना, रिप्रेजेंटेशन देना लोगों को, ठीक है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मेन काम ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एकातंत्र अगर हो रहा है, ठीक है, एकातंत्र यानी कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप ना हो, डेमोक्रेसी उसको रोकता है। तो प्राइमरी फोकस उनका डेमोक्रेसी से लेकर ये था। तो ये भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड थिंकर है, पर ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में नहीं मानते, ये डेमोक्रेसी की एक अलग डेफिनेशन देते हैं, बस इतना। बेंजामिन बार्बर ऑब्वियसली मेन प्रपोनेंट है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के सपोर्टर है, और इनकी जो बुक है वो है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपको ये बुक भी याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी। सो बेसिकली जो हमारा स्ट्रॉन्ग बार्बर है, इसको याद करने के ट्रिक ये हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा बार्बर है, हमारा नाई है, वो स्ट्रॉन्ग है। एंड वो उसमें ये बोलते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन। अगर जितने ज़्यादा सिटीजन वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी ग्रो करेगी। प्लस वो इसी बुक में अपना कि इसमें लिबरलिज्म का क्या रोल होता है बेसिकली, ठीक है, किस पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने में लिबरलिज्म का क्या रोल होता है, उसको भी ये डिस्कवर करते हैं इस बुक में। तो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इनकी बुक है। जर्गन हैबरमास जो है ऑब्वियसली विचार विमर्श वाले लोकतंत्र की बात करते हैं, कंसेंसस नेगोशिएशन की, ना कि पार्टिसिपेटरी की। ऑब्वियसली सीवी मैकफियरसन का अगर आपको पढ़ना है तो मेरा फर्स्ट ओल्डेस्ट में आप जब जाओगे ना, ओल्डेस्ट वीडियो का जहाँ फिल्टर आता है मेरे चैनल में, वहाँ पे आप मेरा फर्स्ट डेमो वीडियो देखना, वो सीवी मैकफियरसन के ऊपर है। एंड उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ट्रिक से याद करा दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बुक्स। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, पार्टिसिपेटरी क्या है, क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगी, और सिर्फ इसमें इस पैराग्राफ में बस इतना सा लिखा हुआ है कि अगर सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को खत्म करना है तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी का कंज्यूमर नहीं बन के रहना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है और हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उन पॉलिसीज को बनाने में पार्टिसिपेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है कि विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नॉजिक्स एंटरटेनमेंट थ्योरी। तो नॉट पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको तीन तरीके के, आपको पिछले जब पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें भी बताया था कि तीन राइट्स ऑफ जस्टिस की बात किसने की थी, नॉजिक ने। और ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में, आई गेस पार्ट 3 या पार्ट 2 जो था इस वीडियो का, उसमें समझा चुकी हूँ। सो आपको इसमें बताना है नॉट अ प्रिंसिपल। अगर आपको तीन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पता है जो उन्होंने नॉजिक ने अपनी इंटाइटलमेंट थ्योरी में दिए थे, अनार्की, स्टेट एंड इथियोपिया, सो उसमें एंड, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है, एक ऑड वन आउट करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चारों ऑप्शन पढ़ो और अपने आप से आंसर सोचो। तो पहला क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर। वट एवर इज जस्टली एक्वायर्ड कैन बी फ्रीली ट्रांसफर। जो आप अपनी मेहनत से जस्ट तरीके से आपने जो एक्वायर किया है, अगर आपने वो जस्ट तरीके से एक्वायर किया तो आप उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल तो सही है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन क्या कहता है, एन अकाउंट ऑफ हाउ पीपल कम टू इनिशियली ओन द थिंग्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर इन अकॉर्डेंस विद द वन यानी कि यहाँ पे विद द फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर आपने कोई जस्ट तरीके से चीज एक्वायर की है, मतलब ली है, तो वो और उसको आप इसलिए ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे, जस्ट तरीके से जो आपने एक्वायर किया उसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि ऑप्शन 1 कह रहा है। और ऑप्शन 2 भी यही बात बोल रहा है कि आपने अगर इनिशियली उसको जस्ट तरीके से एक्वायर किया है तब आप फ्री हो उसको ट्रांसफर करने के लिए भी। तो ये पहला प्रिंसिपल था रॉबर्ट नॉजिक का, और ये दूसरा प्रिंसिपल था। तीसरा प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। अभी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उसमें दोनों प्रिंसिपल ऑफ फाइनल इक्विजिशन है और यहाँ पे जस्ट इनिशियल इक्विजिशन है। तो फाइनल इक्विजिशन जैसे कोई प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने इनिशियल, ट्रांसफर और रेक्टिफिकेशन वाला दिया था कि अगर स्टेट का सिर्फ कितना रोल होगा कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज अगर अनजस्ट तरीके से एक्वायर की है तो वो अनजस्ट है या जस्ट है, वो डिसाइड कौन करेगा, आप उसको एक्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो फिर स्टेट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपनी होल्डिंग्स यानी कि जो आपने एक्वायर किया है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, कुछ भी है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ही चीज है, इफ दे वर अनजस्टली एक्वायर्ड, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है, आई आएगा, एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते अगर वो इनजस्ट तरीके से ली गई है। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और फाइनल एक्विजिशन वाला क्या बोल रहा है, आवर अकाउंट ऑफ पीपल कम टू फाइनली ओन द थिंग्स व्हिच हैव बीन ट्रांसफर्ड इन अकॉर्डेंस विद द वन। तो फाइनली वाला कोई ऐसा प्रिंसिपल था ही नहीं, तो हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। बस ये तीन प्रिंसिपल, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वाला आपको याद रखना है। तो मैंने इसको रब कर दिया और आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा आपको याद रखने की जरूरत है। सो ये तीन प्रिंसिपल है, एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हो, मैंने अभी बता भी दिया। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन इक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर और प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। दे आर अनजस्टली एक्वायर्ड और अनजस्ट तरीके से या तो उसको एक्वायर किया गया है या अनजस्ट तरीके से ट्रांसफर किया गया है, तो वो थर्ड वाले में आप उसको रेक्टिफाई करोगे, मतलब ठीक करोगे। और जो ट्रांसफर हो रहा है वो वॉलेंट्री एक्सचेंज भी हो सकता है, कोई गिफ्ट्स के फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकता है आपकी होल्डिंग्स का। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग का। तो असर्शन आप पढ़ सकते हो, इट इज अ प्लॉसिबल टू थिंक दैट ऑटोनॉमी इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ स्किल दैट इंडिविजुअल मस्ट डेवलप, एक्सरसाइज एंड मेंटेन। तो प्लॉसिबल का मतलब मैं बता देती हूँ क्या होता है। प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल, जिसपे विश्वास किया जा सके और वो रीजनेबल हो। तो ये रीजनेबल है ये सोचना कि जो ऑटोनॉमी है उसको आप एक ऑटोनॉमी को लेना, मतलब ऑटोनॉमी क्या होता है, जिसमें आप डिसीजन मेकिंग अपने आप फ्रीली कर सकते हो, आपके पास ऑटोनॉमी है फ्रीली डिसीजन लेने की, ठीक है। तो ऑटोनॉमी मतलब जो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो ऑटोनॉमी क्या है, एक तरीके की ऐसी स्किल है जो इंडिविजुअल को डेवलप करनी चाहिए। डेवलप हो जाए तो उसको एक्सरसाइज, मतलब उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए उस स्किल का, और उस स्किल को मेंटेन करके भी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये रीजनेबल है, ये पहला एजर्शन कह रहा है। और दूसरी लाइन एजर्शन की ये कह रही है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग, इज नॉट ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि आपने ऑटोनॉमी ले ली और ऑटोमेटिकली आपको बार बार ऑटोनॉमी मिलती रहेगी, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें एफर्ट्स की लगाने की बहुत जरूरत पड़ती है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एंड रिसोर्सेज दैट आर सिक्योर्ड बाय सोशल एंड मटेरियल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। और इसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए जो कि आपको स्टेट प्रोवाइड करेगी, और इस जो स्टेट आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने सोशल कंडीशंस और मटेरियल कंडीशंस को सिक्योर कर सकते हो।
तो इसमें जो असर्शन 1 था, इसमें जो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है असर्शन में, ये दोनों ही करेक्ट है। तो पहले ए इज करेक्ट हो गया। अब बी देख लेते हैं करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो फिर दोनों का रिलेशन देखेंगे, करेक्ट नहीं है तो बात की बात है। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ते हैं। बी ऑप्शन नहीं, सॉरी, रीजन पढ़ते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। हाउएवर द कमिटमेंट टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कैन नॉट फोर्स अ लिबरल स्टेट टू प्रोवाइड द सोशल, यहाँ पे टी आ गया गलती से, सोशल एंड मटेरियल कंडीशंस by which citizens could come to be autonomous। तो ये लाइन आप ध्यान से समझो ये क्या कह रही है। ये एकदम, ये जो लाइन अगर हम इसको पढ़ें तो ये क्या कह रही है कि अगर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की तरफ आप कमिटेड हो, फॉर एग्जांपल मैं विशाली हूँ, ठीक है, मेरे को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी चाहिए, तो ये कह रहा है कि आप लिबरल स्टेट जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो लिबरल स्टेट जो है वो आपको सोशल और मटेरियल कंडीशंस प्रोवाइड करे, एंड सिटीजन्स आपकी ऑटोनॉमस, जो आप ऑटोनॉमी चाहते हो, सिटीजन्स जो है वो ऑटोनॉमस बन सके। तो मेरे को क्या होगा कि अगर मुझे ऑटोनॉमी चाहिए तो वो स्टेट के ऊपर मैं थोप नहीं सकती कि स्टेट मेरे को सोशल और मटेरियल कंडीशन प्रोवाइड करे मेरी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंटली अपनी ऑटोनॉमी को कैसे अचीव करता है बिना स्टेट का सहारा लिए। स्टेट के चाहे खिलाफ जाना पड़े कोई बात नहीं, आपको अपने आप अपने आत्मनिर्भर होकर बेसिकली, ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से आपको अपनी ऑटोनॉमी अचीव करनी है। अब ये देखो, जो रीजन है और असर्शन में कोई एक कुछ बात अलग लग रही है आपको। एक तरफ तो हमने सेकंड स्टेटमेंट में अभी अभी असर्शन में पढ़ा कि स्टेट जो है सोशल और मटेरियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि हमारी जो ऑटोनॉमी है वो प्रोटेक्टेड हो सके। ठीक है, तो उसके इसके लिए जो स्टेट है वो रिसोर्सेज देता है। और दूसरी जगह इसका अपोजिट लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो हमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए सोशल और मटेरियल कंडीशंस नहीं देता। कैन नॉट फोर्स, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें ये कंडीशंस प्रोवाइड करे जिससे हम अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक तरफ वो मना कर रहा है और एक तरफ यहाँ पे असर्शन पॉजिटिव जा रहा है, और यही इसकी थोड़ी सी उल्टी बात यहाँ पे नेगेटिव बोल रही है। तो दोनों तो एकदम अपोजिट स्टेटमेंट जा रही है, तो ऑब्वियसली कोई एक स्टेटमेंट ही सही होगी। तो असर्शन सही है, अगर हमें इंडिविजुअल को एज अ ऑटोनॉमी चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं स्टेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। स्टेट ही हमें वो कंडीशंस प्रोवाइड करेगा ऑटोनॉमी के लिए। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका ये होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। और क्यों करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, तो ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, नॉट इंटायरली करेक्ट। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है। आप अपनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी खुद भी इंडिपेंडेंटली भी अचीव कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमेशा स्टेट के जो नेसेसरी कंडीशन है जो स्टेट प्रोवाइड करता है उसकी जरूरत पड़ेगी उसको फुल्ली एक्सरसाइज करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे 2023 के क्वेश्चन जो है दिसंबर वाले वो खत्म होते हैं। और इसके बाद हम बात करें अगर 2024 के क्वेश्चन की, तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैच द फॉलोइंग में आया था, पॉलिटिकल थ्योरी से था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग था और उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ थिंकर्स थे और कुछ पॉलिटिकल थ्योरी के थिंकर्स थे। ठीक है, तो जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करेंगे तो उस क्वेश्चन को वहां कवर कर लेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी से एज सच कोई रिलेटेड क्वेश्चन मुझे 2024 के पेपर में नहीं दिखा। एज सच आया भी होगा तो माइट भी मेरे से स्किप हो गया वो, लेकिन मेरे को ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो ओवरलैपिंग लगे, और ओवरलैपिंग की वजह से वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या आईआर में ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम जब वो करेंगे तब वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और 2024 का मेरे पास अभी एक ही पेपर था, मार्च वाला, उसमें तो नहीं दिखा था मुझे, मार्च एंड अगस्त में जो आया था। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में जो पेपर हुए थे वो 2025 के ही माने जाएंगे। तो हम सीधा आ जाते हैं 2025 के पेपर पे, जो कि है ये। अब इसके लिए हम, मैंने आपको अलग से नहीं बताया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर ही खोल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर से ही हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं बता दूंगी। तो ये है 2025 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जो अभी अभी जिसका रिजल्ट आया है, आपका कल ही रिजल्ट आया था, राइट। तो आई होप जिसका यूजीसी नेट जीआरएफ हो गया है तो उनको वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियोस कितनी हेल्पफुल रही ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और अगर आपका जीआरएफ हुआ या नेट हुआ या एंट्रेंस निकला और इसमें वीडियोस मेरी वीडियो का कोई योगदान था कि नहीं। सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 2025 के, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से आया था। सो ये किसी बच्चे ने मुझे अपनी आंसर की शेयर की थी, तो मैंने इस बार, मैंने तो पेपर नहीं दिया था, बट यहाँ से आपको क्वेश्चन देख सकते हो कि डेप्थ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये आपकी बुक है। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है, तो मैंने आपको, ये तो पक्का पक्का क्वेश्चन है जो मैंने आपको
अपने ओपी गाबा और एंड्रयू हेवर्ट की सीरीज में भी कराया था, और मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी इसको याद करने की, अगर किसी को याद हो तो। मैंने क्या बोला था, जो मर्चेंट है, मैंने आपको पूरे मर्चेंट की कहानी सुनाई थी कि जो एक नेवी शिप जा रही थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे, उस नाव में बैठ के बहुत सारे मर्चेंट्स आ रहे थे, ठीक है, और वो सारे क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है पानी में, ठीक है, पानी एकदम उफान पे चला जाता है, और वो जो मर्चेंट्स है वो सब मर जाते हैं, उनकी नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल डेथ कैसे, नेचर की वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि वो नेवी में जा रहे थे और एकदम से सुनामी वगैरह आई और वो सारे मर्चेंट जो थे मर गए, ठीक है, क्योंकि वो किसकी वजह से मरे, नेचुरल हजार्ड्स की वजह से, नेचुरल हजार्ड्स जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से। तो डेथ ऑफ नेचर किसकी बुक हो गई, मर्चेंट्स की, क्योंकि मर्चेंट मर गए थे। तो कैरोलिन मर्चेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिक थी और एक सेकंड का क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिटिकल थ्योरी से आया था, पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो उसमें कम्युनिज्म वगैरह भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये बताना था कि ये इनमें से कौन कौन से एसेंशियल फैक्ट्स है कम्युनिज्म के बारे में। तो कम्युनिज्म में ऑब्वियसली कम्युनिटी की, और यही पेपर अभी 2023 और 22 में भी हमने डिस्कस किया सेम क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमारा अभी लेटेस्ट 2025 में भी आया हुआ है। तो कॉमन ओनरशिप होता है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की वो बात करते ही हैं, क्लासलेस सोसाइटी की बात, कम्युनिज्म का मतलब ही होता है कि जब मार्क्सिज्म पढ़ते हैं ना हम, किस में पढ़ते हैं मार्क्सिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 में आइडियोलॉजीज वाले सेक्शन में, उसमें जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझाया था मार्क्स ने, तो वो लास्ट में बोलते हैं कि लास्ट में क्या आएगा, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा, क्लासलेस सोसाइटी आएगी, तो वो उससे रिलेटेड है। देन वैनगार्ड पार्टी वाला भी जो फैक्ट है कम्युनिज्म का, वो वैनगार्ड पार्टी जो मार्क्सिज्म के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो ये वाला जो आएगा लेनिन की जो वैनगार्ड पार्टी थी उससे रिलेटेड है। एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रिस्टली क्लास, तो प्रीस्टली क्लास की कोई डिक्टेटरशिप, ऐसा कोई कम्युनिज्म में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि प्रीस्टली क्लास की डिक्टेटरशिप होगी या ये, बल्कि वो प्रीस्टली क्लास को खत्म करना चाहते हैं और कम्युनिटी के पास सारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर हो। तो ABCD विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन जो आपके PYQ में बहुत बार रिपीटेड था, जो अभी मैंने आपको, जब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवाया था इसी PYQ सीरीज का, तो उसमें भी हमने कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन किया हुआ है। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म ऑलरेडी PYQ है। तो आपको पता है, जो मैंने आपको क्रिएटिव बच्चे की कहानी बताई थी कि जो हमारा क्रिएटिव बच्चा था वो बहुत पोजेसिव था, सो ये क्या है, हमारा CB मैकपियर्सन। एंड इसलिए देखो, CB मैकपियर से बहुत वीडियोस आ रहे हैं, इसलिए आप मेरा ओल्डेस्ट वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, वो जरूर से देख लेना, तो आपको याद रहेगा इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स। अब आपको बताना है, जो बुक है वन डायमेंशनल मैन, ये किसने लिखी है। यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे रखी है कि ये जो पर्सन है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्रिटिकल थ्योरी जो हम IR में पढ़ते हैं उससे ये बिलोंग करते हैं, मार्क्सिस्ट है, ठीक है। तो किसने ये बुक लिखी थी, तो मैंने आपको ये कहानी भी याद कराई थी, एक कहानी के साथ मैंने आपको इसका भी थिंकर याद कराया था ट्रिक के साथ, ओपी गाबा की सीरीज में। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4, हर्बर्ट मार्कस, ठीक है। तो जो जिनको नहीं पता था उनको ये बुक याद रख लो, हर्बर्ट मार्कस ने वन डायमेंशनल मैन लिखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 1 जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है, स्पेशली इकोलॉजिज्म से ये क्वेश्चन है। तो इकोलॉजिज्म में हम उसके 5 मेन फोकस एरियाज पढ़ते हैं जब, या की एरियाज, तो उसमें ये आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या ये होता है कि सिर्फ प्रेजेंट की नीड्स को ध्यान में रखो और फ्यूचर की नीड्स को नहीं, सिर्फ ओनली भी लिखा है यहाँ पे, तो फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेजेंट को फॉलो करना है, हमारी नीड्स, प्रेजेंट की नीड्स को फॉलो कर, मतलब पूरा करने के लिए हमें फ्यूचर नीड्स को नहीं भूलना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो ये तो गलत हो गया। पार्ट पेट्रियार्की का मतलब ये होता है, जब पेट्रियार्की में हम मैन और वुमेन का रिलेशनशिप बताते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज, तो ये तो सही है। होलिज्म का मतलब होता है कि होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट, मतलब कि अगर हम पेड़ देख रहे हैं कोई, जो जो पूरा का पूरा पेड़ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ये उसकी पत्तियां या उसकी सिर्फ जड़ें। तो पूरा पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा होल देखना चाहिए, ना कि उसका कोई एक हिस्सा देखना चाहिए। तो ये होलिज्म की भी थ्योरी इकोलॉजिज्म में हम पढ़ते हैं, तो वहां से सी भी ऑप्शन ठीक है। और डी ऑप्शन फासिज्म जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। तो फासिज्म जो आइडियोलॉजी है वो खुद में ही एक नेगेटिव आइडियोलॉजी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फासिस्ट जो है कभी भी सब चीजों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, वो फ्रीडम तो देते ही नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होगा ही नहीं। डी इसलिए गलत। ई ऑप्शन डीप इकोलॉजी जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म को रिजेक्ट करता है, तो सही बात है, क्योंकि डीप इकोलॉजी जो है इकोसेंट्रिक होता है, ना कि एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है कि ह्यूमन को सेंटर में रख के आप सारी चीजें सोच रहे हो, तो ई भी सही है। तो BCE विल बी द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। और ए और ई क्यों गलत है आपको पता ही है, सॉरी ए और ई क्यों नहीं, ए और डी क्यों गलत है वो आपको पता ही है, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से ही इकोलॉजिज्म से दोबारा से आया, मतलब इकोलॉजिज्म से दो क्वेश्चन आए हैं। तो पहला ये देखो, आपको पीवाईक्यू में मैंने बताया था पिछली बार कि इकोलॉजी जो है सबसे पहली बार ये टर्म अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन किया था 1866 में। तो ये सही है। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली इकोलॉजिज्म है, इन्वायरमेंट की स्टडी हम करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे ही। इट इज अ मार्केट सेंट्रिक अप्रोच। नो, इट इज नॉट अ मार्केट सेंट्रिक अप्रोच, इट इज इको सेंट्रिक और इन्वायरमेंट सेंट्रिक। तो ये तो होगा ही नहीं। देन इट बिलीव्स ह्यूमंस आर द मास्टर्स ऑफ नेचर। और इकोलॉजिज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना वो ही मास्टर है। ठीक है, तो नेचर पे ह्यूमंस का ही कंट्रोल रहना चाहिए। वो जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से नेचर को चला सकते हैं। बल्कि इकोलॉजिज्म की थ्योरी तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। तो वो ह्यूमन के हाथ में, उसको ह्यूमन को नेचर का मास्टर क्यों बनाएगी? बल्कि देखा जाए तो नेचर हमारा मास्टर होता है, नेचर हमारे सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। तो डी ऑप्शन भी नेगेटिव जा रहा है, इसलिए ये भी गलत। ई ऑप्शन, रेचल कार्सन जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिव्स है, और इनकी जो फेमस बुक है वो है साइलेंट स्प्रिंग, जो कि बहुत बार पीवाईक्यू में आ भी रखी है। तो साइलेंट स्प्रिंग, तो ई, ए, बी और ई इज द राइट आंसर। अभी ये रशियन मार्क्सिस्ट है व्लादिमीर लेनिन। आपने इन सबका नाम, इसका नाम सुना है। और ये यूनिट 1 से कैसे है ये क्वेश्चन? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो मार्क्सिज्म जब हम पढ़ते हैं ना कहीं हम लेनिन के आइडियाज और लेनिन की बुक्स वगैरह भी उसी में पढ़ते हैं। और तो लेनिन को हम यूनिट 2 में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो उसमें भी लेनिन को पढ़ते हैं। तो ये दोनों से हो सकता है ये क्वेश्चन। और इसका बहुत ही घटिया, सबसे बेकार क्वेश्चन लगा मुझे, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब आपके नोट्स आप कहीं से भी पढ़ते हो तो उसकी बर्थ डेट और डेथ डेट फर्स्ट लाइन में लिखी होती है लेनिन के बारे में, उसके बाद उसके उसके बारे में लिखा होता है। हर मतलब हर थिंकर का बर्थ और डेथ उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है। लेकिन हम वो इतना पढ़ते नहीं है, और पढ़ना भी क्यों है। लेकिन ये बहुत फैक्चुअल था। इसका आंसर था 1924 कि इनकी डेथ कब हुई थी। तो 2024 में ये मर गए थे। अब ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 1 से है, कंजर्वेटिविज्म, तो अभी जो लेटेस्ट 2025 में आया था। कंजर्वेटिविज्म की थ्योरी हम पढ़ते ही हैं कि हम, जो मैंने आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको पीवाईक्यू में ही समझा दी थी जब हमने पार्ट 2 किया था आई गेस। उसमें ये मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रेडिशंस को, बिलीफ्स को, इन सबको प्रायोरिटी देते हैं, स्टेटस को में मानते हैं। ठीक है, ये सारे कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे माइकल ऑक्सफोर्ड वगैरह है। सो और एडमंड बुर्के है, कौन सा है वो, बर्के, हाँ ये ऐसे करके कुछ नाम है उनका, वो भी ये है कंजर्वेटिव। और इनके मैंने आपको थिंकर्स भी ट्रिक से याद कराए थे, एक शॉर्ट में, वाइटी शॉर्ट्स में थे। तो वो भी देख सकते हो, मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ट्रेडिशंस की बात करते हैं, ऑब्वियसली सोशल ड्यूटी की बात करते हैं कि हमारी सोशल ड्यूटी बनती है अपने समाज की तरफ, कंजर्वेटिव है क्योंकि चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। ठीक है, तो चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व की भी बात ये करते हैं। ये नहीं पूछा इसमें किसके अगेंस्ट है या किसके नहीं, ये रेवोल्यूशन तो नहीं, कि रेवोल्यूशन की बात इनकी थ्योरी में कहीं पे भी नहीं है। दूसरा, जेंडर इक्वालिटी तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी नहीं है। और रेवोल्यूशन तो हमारा मार्क्सिज्म से रिलेटेड आइडियोलॉजी से है। तो ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। तो एबीसी जो है ये 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व का मतलब है स्टेटस को, कि वो जैसा है वैसा ही रहे, हम को किसी भी तरीके का चेंज नहीं लाना चाहते, हम कंजर्व करके रखना चाहते हैं। तो इनके नाम में ही कंजर्वेटिव है, तो कंजर्व से कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट। अब ये बुक से क्वेश्चन है, बहुत बारी बुक मैच द फॉलोइंग पीवाईक्यूज में आ रखी है और हमने कल परसों भी की थी। ठीक है, तो इस किसकी बुक है? और ये फेमिनिज्म जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, किसमें, यूनिट 1 में जब हम फेमिनिज्म आइडियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये थिंकर हम पढ़ते हैं। तो ये तो इस साल ये तो हमारा आईपीटी का हो गया। इनमें से कौन सा है? तो केट मिलेट जो है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बुक लिखी है उन्होंने। अब ये लिबरल डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लिबरलिज्म से इसको रिलेट कर सकते हो यूनिट 1 से। तो या फिर इसको आप ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेस में भी आ सकता है। तो चलो इसी में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनमें से कौन सा लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है? क्योंकि लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है यूनिट 1 में। तो बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम, तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है क्या वो वन पार्टी सिस्टम पे बेस्ड होती है या नहीं? पहले तो ये करना, पता लगाना है। तो जरूरी तो नहीं है, इंडिया इज ऑल्सो लिबरल डेमोक्रेसी, पर यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम थोड़ी है। तो ये नॉट पूछा है, तो एक ये सही होगा। मतलब आपके कोई दो ऑप्शन है जो गलत होंगे, और जो गलत ऑप्शन है वो ही आपके यहाँ पे सही ऑप्शन होंगे। मतलब समझे, यहाँ पे नॉट पूछा है ना, और यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, तो आप करेक्ट सोचोगे अच्छा जो जो करेक्ट है उसको ठीक करना है, नहीं, यहाँ पे पूछा है नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग, नॉट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए ऑप्शन देखो इसमें आ रहा है। अभी मैं इसको और नीचे करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं। तो ए ऑप्शन देखो चारों में से किसी इसी एक में ही आ रहा है, तो यही हमारा सही आंसर होना चाहिए।
दूसरा, ये फॉर्मल लीगल रूल्स पे बेस्ड है, तो आपको सही वाले भी पता होने चाहिए। ऑब्वियसली लिबरल डेमोक्रेसी फॉर्मल लीगल रूल्स पे बेस्ड होती है। ये हमें सिविल लिबर्टीज और इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है। लिबरलिज्म इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, लिबरल डेमोक्रेसी भी इंडिविजुअल राइट्स की बात करेगी, सिविल लिबर्टीज की बात करेगी। तो बी भी सही है, सी भी सही है। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है ऊपर से लिबरल है, तो डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं। बी सी डी सही है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर। लेकिन नॉट पूछा है तो ए तो गलत है और ई भी गलत है, क्योंकि द स्टेट मोनोपोली ऑन द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो लिबरल तो बोलते ही है कि स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेट को मोनोपोली दे दो, कि वो पूरा का पूरा स्टेट को कंट्रोल दे दो मास कम्युनिकेशन का। तो बल्कि वो तो उसके एंटी है, तो ये भी गलत है। ए और ई गलत और बी सी डी सही है, इसलिए ए और ई हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी एक और बुक से क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पीपल किसने लिखी है? वैसे तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का है, लेकिन इसमें हम ये थिंकर हम इसमें भी पढ़ते हैं जब हम जस्टिस का आइडिया पढ़ते हैं ना, यूनिट 1 में जब हम जस्टिस का आइडिया पढ़ते हैं तो इन थिंकर को पढ़ते हैं, इनकी बुक भी पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ पीपल हमारा किसकी है? जॉन रॉल्स की। तो जस्टिस के आइडिया में क्योंकि जॉन रॉल्स आते हैं, तो ये ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, यूनिट 1 में भी आ सकते हैं और यूनिट 2 में भी आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका, आप मान सकते हो जैसे आप इन्वायरमेंटलिज्म या इकोलॉजिज्म यूनिट 1 में पढ़ते हो तो वहां से है, या फिर जो कन्वेंशन है वो आपकी आईआर में भी आती हैं, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन से है ये क्वेश्चन वैसे। तो हम इसको यूनिट 1 में इकोलॉजिज्म, क्योंकि हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड आप ये ट्रीटीज पढ़ते हैं। या फिर आप आईआर में जब पढ़ते हो तो आईआर में इतना नहीं होता, लेकिन एक दो जगह आ जाती है कन्वेंशन, तो वो होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन ज्यादा है, पेपर 1 में इन्वायरमेंट में, है ना। कोई बात नहीं, इसमें पढ़ लेते हैं, यूनिट 1 का पेपर का मान लेते हैं इसको। तो मिनीमाता कन्वेंशन है, पब्लिकेशन ऑफ रियो डिक्लेरेशन, ग्रीन पीस और भोपाल और क्रेनोब्लाइल न्यूक्लियर डिजास्टर। सो ये इसमें से आपको क्रोनोलॉजी लगाना है, और ये आपके सामने आपके ऑप्शंस। एक सेकेंड, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। यस, तो आपको बता देती हूँ इन्हीं तीनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आप पॉज करके वीडियो को सोच सकते हो कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो जो ग्रीन पीस थी वो सबसे पहले कनाडा में बनी थी। ग्रीन पीस क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है और डायरेक्ट एक्शन लेती है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ज्यादातर कैंपेन्स करते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और ये कब आई थी? 1971 में आई थी, ठीक है। तो और अभी इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? एम्स्टरडेम में है और नीदरलैंड्स, ठीक है, वहां से इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। और कनाडा में ये फाउंडेशन ग्रीन पीस ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो हमारा सी वाला सबसे पहले आएगा, सी यहाँ पे हो गया। देन डी, भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर, ठीक है। तो वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में हुई थी भोपाल में, ठीक है। आपको सबका इसमें मिथाइल आइसोनेट आइसोसिनेट जिसको गैस बोलते हैं, वो गैस लीक हो गई थी। आपको ये दिसंबर की बात है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो क्रेनेबल न्यूक्लियर डिजास्टर है वो आपको पता होगा सोवियत यूनियन में हुआ था, जिसमें चार जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे वो एक्सप्लोड हो गए थे। और स्पेशली ये जो नॉर्थ यूक्रेन में हुआ था ये डिजास्टर, नॉर्थ यूक्रेन नियर बेलारूस, ठीक है। तो कब हुआ था? इन 1986, इसके 2 साल बाद। तो अब से आएगा फिर सी, डी और ई, ठीक है। अब बचा ए और बी। ऑब्वियसली रियो समिट कब हुई थी ये तो सबको पता है, 1992 में हुई थी। इसमें एजेंडा 21 आया था, क्योंकि इसमें ग्लोबली, नेशनली और लोकली हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। और ये UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत हुई थी। फिर लास्ट बचा हमारा मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो ये लेटेस्ट कन्वेंशन है जो 2013 में हुआ था, जब मीना माता डिसीज बहुत ज्यादा फैल गई थी, लोगों की ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही थी। तो वो मरकरी की वजह से हो रही थी, तो मरकरी से ये डिसीज स्प्रेड हो रही थी बेसिकली। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस हेल्थ से ये मीना माता कन्वेंशन की गई थी। एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी चारों सबकी डेट्स बता दी, आप नोट डाउन कर सकते हो नोट्स में, ठीक है। तो 1971, 1984, 1986, फिर 1992 में रियो समिट और 2013 का मीना माता कन्वेंशन, जिससे यहाँ पे मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड हुआ था, मरकरी पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मिक्स्ड क्वेश्चन है, क्योंकि WPT के थिंकर है यहाँ पे, लेकिन थॉमस हॉब्स में को हम लिबरलिज्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है। किस में पढ़ते हैं भाई? हॉब्स को
लिबरलिज्म मैंने सॉरी वो जॉन लॉक को पढ़ते हैं, इनको हम लिमिटेड सोवरेनिटी के लिए फेमस है बेसिकली। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आ जाएंगे और इनकी बुक फेमस बुक है लेवियाथन। लेकिन यहाँ पे जो ये दो थिंकर्स है ये पोस्ट मॉडर्निज्म के, और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थ्योरी है, आइडियोलॉजी है, वो यूनिट 1 में है, तो वहां से भी ये क्वेश्चन हम इसको ले सकते हैं, मतलब ये मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। इमानुअल कांत जो है, इनके लिए हमेशा क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म की इनकी फेमस बुक है। माइकल फूको के लिए ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो मैंने आपको बोला था कि पागल फूको है, और फिर उसने क्लिनिक ऑफ वर्थ और ऐसे ऐसे करके मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी, और ये पागल था या इसको चीज़ों को ऑर्डर में रखना पसंद था। तो ये पूरा ट्रिक मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया हुआ है, तो यू कैन वॉच दैट शॉर्ट्स ऑल्सो। देन बी हो गया, सी हो गया, और लास्ट जो पढ़ी बची बुक वो हो गई ऑन फायर, नियोमी क्लीन की। नियोमी क्लीन ऑन फायर, तो क्लीन फायर ऐसे आप याद कर लो, क्लीन फायर नेक्स्ट टाइम के लिए। बस यूनिट 1 के 2025 में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड फाइनली वी हैव ऑल कंप्लीटेड यूनिट 1। 2017 से लेकर 2025 तक सारे क्वेश्चंस खत्म मैं करवा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये डिटेल्ड सीरीज समझ आई होगी, और ये मैराथन अच्छा लगा होगा, कि जिससे आपका यूनिट 1 पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया विद एक्सप्लेनेशन, विद PYQs। अब मिलते हैं यूनिट 2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।